हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की लाइव क्लास में। और आज से फिर हम जो है साइंस के धमाकेदार क्वेश्चंस को हल करेंगे। और ये हमारी जो है डायनामाइट सीरीज की 10वीं क्लास है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डायनामाइट सीरीज 10। जी हाँ, अभी तक हम 9 सेशन को हल कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, आपका कौन सा इसको देख लिया जाए तो आज अब कहा है क्वेश्चन नंबर 241 यानी 241। ओके ना। तो साथियों जल्दी जल्दी फटाफट बिना देर किए इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और अपने अपने स्तर से आप सभी इस क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। और ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से आप सभी इस क्लास में ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, और एक बार फिर से आप सभी का मेरी क्लास में दिल खोल के स्वागत है मेरे साथियों, मेरे लाल लालियों। आ जाओ इस क्लास में, फटाफट बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि बहुत ही रोमांचक चल रहा है। भले ही आप इसमें कम जोड़ रहे हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पढ़ने वाले कम होते हैं, मनोरंजन वाले ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। हम 4 ऑप्शन लेके आएंगे, उसमें आप तुक्का मारेंगे तो वो चलेगा, लेकिन जानते हैं क्या है, उससे आपका एक रिदम नहीं बनेगा बच्चों। इसमें क्या है, इसमें वन लाइनर के फॉर्मेट में क्वेश्चंस हैं और इसमें आपको क्वेश्चन को समझने में क्या है, अधिक मदद मिलेगी, ठीक है ना। तो चलिए मेरे लाल लालियों, जल्दी से आ जाओ मेरे सेशन में, ज्वाइन करो सेशन को। और सभी लोग क्या करो, एक बार सेशन को शेयर कर दो। चलिए ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सेशन। देखो यहां पर आपके लिए जो है 91 के प्लेटफॉर्म से कुछ इंफॉर्मेशन है। ये हमारे कोर्सेज के बारे में आपको जानकारी दी गई साथियों। इसमें आप पेट 2022 के बारे में बात देखिए, पेट 2022 की है, सुपर टेट, हिंदी इंडिविजुअल और यूपी पुलिस कांस्टेबल। ये 4 बैचेस साथियों 91 के प्लेटफॉर्म से जो है रिकॉर्डेड प्लस लाइव वीडियो के माध्यम से चल रही हैं, जिसमें जो पेट की क्लासेस चल रही हैं साथियों, इसकी फीस 1700 रुपए है। पेट की क्लासेस की फीस 1700 रुपए है और सुपर टेट की जो फीस है वो 1799 रखी गई है। हिंदी इंडिविजुअल की जो फीस रखी गई है 1499 और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो फीस है वो है 1599। जी हाँ, बिल्कुल नॉमिनल फीस पे आप इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। इन कोर्सेज को परचेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको अगर आप इंक्वायरी लेना चाहते हैं तो आप इन दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। देखिए आपके स्क्रीन में नंबर दिख रहा है, ठीक है ना। इन नंबर से कॉल कर सकते हैं या आप स्टडी 91 का ऐप डाउनलोड करके इसके आगे की जो प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, तो आप बिना देर किए अगर आप आने वाले अपने एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, आप इन कोर्सेज को परचेज कर लीजिए और जुड़िए 91 के प्लेटफॉर्म से, जहां पर इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाती हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। देखिए 91 के प्लेटफॉर्म से आप जानते हैं एक यूपी ट्रिपल एस सी पेट, जी बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए एक बुक आई है जिसमें हम संपूर्ण अध्ययन सामग्री की बात करेंगे। तो यहां ध्यान रखिए साथियों, यह जो बुक है 390 या 392 पेज की बुक है और यह आपको जो है मात्र केवल 300 रुपए में उपलब्ध कराई गई है। जी हाँ, अगर बात करें इस बुक की क्वालिटी की तो बुक जो है बिल्कुल अपने आप में आउटस्टैंडिंग है। और इस बुक को अगर आपको परचेज करना है साथियों तो आपको स्टडी 91 का ऐप डाउनलोड करना है और उसके बुक सेक्शन में जा करके आपको बुक को ऑर्डर करना है और इसकी संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन जो है इंक्वायरी करना चाहते हो तो आप 7007734525 और 9455069191। देखिए यहाँ पे नंबर दिया गया है, यहाँ पे नंबर दिया गया है, इन नंबर से फोन करके आप इसकी जानकारी ले सकते हो, ठीक है ना। यह जो बुक है 392 पन्ने की साथियों और इस बुक को लिखने में नितिन सर, अमरेश पांडे सर और उमेश प्रजापति, इन तीनों की बहुत बड़ी भूमिका है। और इस बुक में आपको एक संपूर्ण अध्ययन दिया गया जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस के साथ साथ मैथ, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग और आपके करंट अफेयर्स यानी समसामयिकी के साथ ही स्टैटिक जीके, यानी सारे जो आपके एक देखा जाए तो सभी कुछ आपको क्या है एक बुक में ही उपलब्ध कराया गया है और कंटेंट तो बिल्कुल जबरदस्त है, ठीक है ना। तो आप इस बुक के माध्यम से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं और आप आने वाले पेट एग्जाम के लिए अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो बात किस देर की बात, ठीक है ना। तो अब देर किस बात की, जल्दी से जल्दी
उठाइए फोन और घुमाइए इन नंबर्स को और परचेज कीजिए पेट की संपूर्ण अध्ययन सामग्री। ओके, चलिए अब आते हैं आज के सेशन पर। आज का जो क्वेश्चन साथी है उसको देख लिया जाए। तो आज का जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या रहा है, हु इन्वेंटेड द लेजर। हमने स्टार्ट किसे किया है, आज का जो सेशन है वो स्टार्ट है फिजिक्स से। फिजिक्स में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा आविष्कार और आविष्कारक, इन्वेंटर एंड हिज इन्वेंशंस, यानी आविष्कारक और उनके आविष्कार। तो यहां पे आपसे पूछ रहा है कि लेजर का आविष्कार किसने किया, लेजर का आविष्कार किसने किया। जी हां, देखिए लेजर क्या है आप सभी जानते हैं। आजकल लेजर क्या है, इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में अधिक होता है। किसका, चिकित्सा के क्षेत्र में अधिक होता है। क्यों, इससे क्या होता है, इससे जो है भीतरी अंगों की जांच करने में और उनके इलाज करने में, स्टोन आदि के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। इसका अगर नाम देखा जाए साथियों तो क्या है, इसका नाम है लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटिंग emission of radiation। ठीक है ना, देखिए यहां पे क्या है, LASER, क्या नाम है, लेजर। ठीक है ना, तो इसको कहा करते हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये क्या है, आपका लेजर है। और इसी खोज किसने की थी, तो खोज की थी साथियों थियोडोर ने। किसने खोज थी, थियोडोर मैन। हाँ, या थियोडोर मैन इज द डेट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड लेजर टेक्निक। ओके, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है फैक्स, हु इन्वेंटेड फैक्स। फैक्स का आविष्कार किसने किया, होता है ना फैक्स, फैक्स का आविष्कार किसने किया। ओके, तो देखो आप समझते हैं फैक्स क्या होता है। देखते हैं ना, आप कहीं दूर बैठे हैं, सपोज आप इलाहाबाद बैठे हैं, इलाहाबाद में, और आप क्या, आपको बंबई कोई वो भेजना है, क्या कोई मैसेज भेजना है, तो ठीक है ना, तो क्या करते हैं आप जो है यहां से फैक्स करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, फैक्स। तो फैक्स किसने किया, खोज किसने की फैक्स की, तो इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर वेन ने। किसने की थी, अलेक्जेंडर वेन ने। ध्यान रखो फैक्स के बारे में किसने खोज की, तो अलेक्जेंडर वेन ने सी खोज की थी। ओके, चलो आपसे कह रहा है विच इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज टू मेजर टाइम इन शिप्स। जहाजों में समय मापन हेतु कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है, जहाजों में समय के मापन के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है। देखो देखो भैया, जो जहाज होती है कौन सी, पानी की क्या बोलते हैं, पानी जो शिप्स बोलते हैं। तो जहाजों में अगर जो समय का मापन करना होता है तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे यूज किसका करते हैं किसका यूज, क्रोनोमीटर का। किसका यूज करते हैं, क्रोनोमीटर का। क्रोनोमीटर क्या है, क्रोनोमीटर ही क्या है, वह तकनीक है जो क्या करती है, जहाज में समय मापन के लिए उपयोग की जाती है। ओके, ठीक है ना, चलो ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन। What changes in the barometric reading before a thunderstorm? आंधी आने से पूर्व बैरोमीटर के पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होता है। आंधी आने से पूर्व बैरोमीटर के पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, देखो अब यहां पे देखो बैरोमीटर क्या है, बैरोमीटर ये क्या नापता है, तो ये आपका क्या नापता है, ये वायुदाब का मापन करता है। क्या करता है, वायुदाब का मापन करता है। क्लियर है। देखो इसमें क्या होता है, जब तूफान आना होता है, क्या आना होता है, तूफान या आंधी जब आने होती है, क्या होता है, बैरोमीटर का पाठ्यांक क्या होता है, बैरोमीटर का पाठ्यांक, बैरोमीटर का पाठ्यांक क्या होता है, अचानक से क्या होता है, अचानक से नीचे आता है, अचानक से
ठीक है ना। अगर पाठ्यांक क्या होता है, अगर पाठ्यांक अचानक से नीचे आएगा तो इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है, जो पाठ्यांक क्या है, पाठ्यांक क्या है, तुरंत नीचे आएगा। इसका मतलब क्या है, आंधी तूफान का संकेत। क्या होता है, आंधी तूफान का संकेत, ठीक है ना। लेकिन अगर पाठ्यांक क्या होता है, पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या है, मौसम साफ रहता है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है भैया, अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से नीचे आता है इसका मतलब क्या है, आंधी तूफान आने की आशंका होती है। व्हाट इज द यूज ऑफ कार्बोरेटर, कार्बोरेटर का यूज क्या होता है, कार्बोरेटर का यूज क्या होता है बताओ। कार्बोरेटर का यूज कहां होता है, तो इसका कहां होता है, इसका यूज कहां होता है, मोटर व्हीकल में। कहां होता है, मोटर व्हीकल में। ओके, ठीक है ना। ओके, ये क्या करता है, क्या करता है कार्बोरेटर, क्या करता है ये, यह जो है पेट्रोल के साथ, यह पेट्रोल के साथ या पेट्रोल के साथ वायु का मिश्रण करता है। क्या करता है, पेट्रोल के साथ वायु का मिश्रण करना, ठीक है। तो ध्यान रखो, जो कार्बोरेटर है इसका यूज कहां होता है, इसका यूज होता है कहां, मोटर व्हीकल में। कहां पे होता है, मोटर व्हीकल यानी किस में होता है, कार में होता है। किस में होता है, कार आदि में होता है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं फोर व्हीलर, ठीक है ना। ये करता क्या है कार्बोरेटर, या पेट्रोल के साथ हवा का मिश्रण करता है। कौन, कार्बोरेटर। ओके, और बाइक में क्या होता है भैया, बाइक में क्या होता है, तो बाइक में कौन होता है, बाइक में होता है क्या, पिस्टन। क्या होता है, पिस्टन, ठीक है ना। चलो बच्चों ध्यान रखो, थोड़ी सी मिस्टेक, मुझे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, थोड़ा सा कभी यार रिमाइंड कम हो पाता है, जल्दी में यहाँ पे क्या हो गया, ध्यान रखो। कार्बोरेटर क्या, कार्बोरेटर बाइक में होता है, कार्बोरेटर क्या होता है, कार्बोरेटर बाइक में होता है, ध्यान रखो। कहां पे होता है कार्बोरेटर, तो कार्बोरेटर बाइक में होता है। ओके, जो कार में होता है, कार में क्या है, कार में रेडिएटर होता है, सॉरी, कार में क्या होता है, तो कार में रेडिएटर होता है। ओके ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो एक्चुअली कार्बोरेटर रेडिएटर में कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा। चलो भैया देखो, यूपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है ना, ये सिलेक्शन वाली बैच, ये क्या है, ये प्रारंभ है। यहां पर अगर बात करें इस बैच की खासियत, तो इस बैच की खासियत क्या है, 500 प्लस रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस इस बैच के लिए हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट है और पीडीएफ स्टडी मटेरियल। ध्यान रखो, इस बैच में ज्वाइन करने के लिए आपको इन नंबर से फोन करना है और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको इंक्वायरी लेनी है। अब देखो इस बैच की क्या खासियत है, जैसे कोई चैप्टर पढ़ाया मैंने, ठीक है, तो जैसे चैप्टर खत्म हुआ उसका टेस्ट प्लस चैप्टर में जो आपने पढ़ाया उसका पीडीएफ मटेरियल, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं किसके, 91 के बैचेस में। ध्यान रखो, इसके अलावा पेट 2022 की बैच है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें अगर आपको लेना है एडमिशन तो आपको पेट 91 का कोड अप्लाई करना है, पेट 91 का कोड अप्लाई करना है और क्या करना है, इसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इसलिए करते हैं, इसके लिए आप इन नंबर से फोन करके इस बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी करिए, देर न करिए, ज्वाइन करिए यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी SSC पेट की बैच। ओके, चलिए कह रहा व्हाट इज ब्यूफोर्ट स्केल, ब्यूफोर्ट स्केल क्या है, व्हाट इज ब्यूफोर्ट स्केल, ब्यूफोर्ट स्केल क्या है, ब्यूफोर्ट स्केल क्या है, यह क्या होता है भैया, ब्यूफोर्ट स्केल एक पैमाना होता है जिसमें क्या करते हैं, जिसके द्वारा हवा की गति की माप की जाती है, ठीक ना। ध्यान रखो, ब्यूफोर्ट स्केल क्या है, एक ऐसा पैमाना है जिसके द्वारा हवा की गति का मापन किया जाता है। ओके, ध्यान रखो, ब्यूफोर्ट स्केल बिल्कुल याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रैकियोमीटर, टैकियोमीटर किसके काम आता है, टैकियोमीटर किसके काम आता है, टैकियोमीटर किसके काम आता है। तो देखो जो टैकियोमीटर क्या है भैया,
यह वायुयान यानी एरोप्लेन तथा मोटर यानी व्हीकल की गति का मापन करने में प्रयोग होता है। ठीक ना। तो टैक्योमीटर क्या है? यह वायुयान और मोटर की गति मापने के काम में आता है। कौन? आपका टैक्योमीटर। ठीक ना। अगला क्वेश्चन बच्चों, which इंस्ट्रूमेंट्स measures the height of an aircraft above sea level? समुद्र तल से वायुयान की ऊंचाई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? समुद्र तल से वायुयान की ऊंचाई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? बताओ। समुद्र तल से वायुयान की ऊंचाई, ठीक है ना, वायुयान की ऊंचाई किस यंत्र द्वारा मापते हैं? ठीक है, किस यंत्र द्वारा मापते हैं? बताओ। तो यहां पे क्या है भैया, देखो ये क्या है, यहां पे जो आंसर है बच्चों, यहां पे समुद्र तल से वायुयान की ऊंचाई, यहां पे ये क्वेश्चन नहीं लेता है, हमको गलत है क्वेश्चन, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। समुद्र तल से वायुयान की ऊंचाई, यहां पे लगता है ये आपका आंसर एक होता है फैदोमीटर। क्या होता है? फैदोमीटर। ठीक है ना। लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं किसमें? इस पे स्टार लगाते हैं। ठीक है ना, इस पे हम स्टार लगा देते हैं। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, इस क्वेश्चन को वापस हम रिपीट करेंगे या आपको इसमें हम आंसर करा देंगे। ठीक है ना। ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है। कह रहा है समुद्र तल से वायुयान की ऊंचाई किस यंत्र द्वारा मापते हैं। बिल्कुल ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो डिस्प्यूटेड हो गया है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग फिर से अलग से देख लेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके चलो। हाउ इज द टेम्परेचर रिड्यूस्ड इन द रेफ्रिजरेटर? रेफ्रिजरेटर यानी प्रशीतक में, रेफ्रिजरेटर में ताप कैसे कम किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में ताप कम कैसे किया जाता है? ठीक है, रेफ्रिजरेटर में ताप कम कैसे किया जाता है? तो कैसे करते हैं भैया? तो कैसे करते हैं? यह किया जाता है द्रव अमोनिया के वाष्पन के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं? द्रव अमोनिया के वाष्पन के द्वारा, मतलब बाई वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड अमोनिया। ठीक है ना। अमोनिया के द्रव अमोनिया क्या वेपोराइजेशन द्वारा क्या करते हैं? रेफ्रिजरेटर में ताप को कम करते हैं। ओके चलो अगला क्वेश्चन। What is the minimum length that can be found with the help of screw gauge? स्क्रू गेज की सहायता से न्यूनतम कितनी लंबाई ज्ञात की जा सकती है? स्क्रू गेज की सहायता से न्यूनतम कितनी लंबाई ज्ञात की जा सकती है? देखो आपने पढ़ा होगा स्क्रू गेज, और एक आपने और पढ़ा होगा वर्नियर कैलिपर्स। ये क्या है? ये सभी क्या है? न्यूनतम माप के पैमाने हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। तो देखो जो क्या है स्क्रू गेज, क्या है स्क्रू गेज? ये क्या करता है आपका स्क्रू गेज? यह मिलीमीटर के हजारवें भाग तक को नाप सकता है। ध्यान रखो, मिलीमीटर के हजारवें भाग तक को, हजारवें भाग तक का मापन कर सकता है। ठीक है ना। इसको क्या करेगा स्क्रू गेज? स्क्रू गेज मिलीमीटर के हजारवें भाग तक के पैमाने का मापन कर सकता है। ओके। यूपी ट्रिपल एस पेट वाली जो बैच है बच्चों, यूपी ट्रिपल एस पेट की जो बैच है, इसमें आप क्या करेंगे? पेट 91 कोड अप्लाई करेंगे
और इस बैच को ज्वाइन करेंगे। ध्यान रखिए इन नंबर से फ़ोन करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। साथ ही साथ सुपर टेट की बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको इसमें मिलेगा वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट और पीडीएफ स्टडी मटेरियल। ठीक है ना, तो देर किस बात की, जल्दी जल्दी फ़ोन घुमाइए और कॉल कीजिए इन नंबरों पे और इंक्वायरी लीजिए अपने बैच की और ज्वाइन कीजिए इस बैच को। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ नेफोस्कोप। नेफोस्कोप का क्या उपयोग है, नेफोस्कोप का क्या उपयोग है, नेफोस्कोप की बैच नेफोस्कोप क्या उपयोग है। तो क्या करता है यह उड़ते बादलों की गति का मापन करता है। क्या करता है, उड़ते बादलों की गति का मापन करता है। ध्यान रखो, क्या करता है नेफोस्कोप, तो नेफोस्कोप जो है उड़ते बादलों की गति का मापन करता है। ओके, चलो भैया अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इन्वेंटेड पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया। पोर्टलैंड सीमेंट आपने देखा, पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है ना, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया। तो ये कौन किया भैया, इनका नाम क्या है, इनका नाम है जोसेफ एस्पर्डीन। क्या नाम है इनका, जोसेफ एस्पर्डीन। ठीक है ना, जोसेफ एस्पर्डीन। ध्यान रखो जोसेफ एस्पर्डीन ने क्या किया था, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था। ओके चलो, हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी, जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी। देखो आप सभी जानते हैं जो जड़त्व का नियम है क्या है भैया, जड़त्व क्या है, यह क्या है, किसी पदार्थ में या किसी पिंड पर जब तक कोई बाह्य बल न कार्य करे तब तक वह पिंड अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बना रहता है। ठीक है ना, और यही क्या है, यही गति का प्रथम नियम है। यही क्या है, गति का प्रथम नियम है। ध्यान रखो, कहने का मतलब यदि कोई वस्तु क्या है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, यदि कोई वस्तु क्या है, मोशन में है, गति में है, तो वह गति में रहेगी। और वह कब तक इन दोनों अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बल न कार्य करे। ठीक है ना, इसी क्या बोलते हैं, इसी बोलते हैं जड़त्व का नियम। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया भैया, गैलीलियो ने। किसने बताया, गैलीलियो नाम वैज्ञानिक ने। ठीक है ना, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने। ओके, तो ध्यान रखो ये क्या है भैया, जड़त्व क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, चलो, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द स्टेथोस्कोप वर्क। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो देखो भैया क्या करता है स्टेथोस्कोप, क्या करता है, यह हार्ट की साउंड का मापन करता है। हार्ट साउंड क्या करता है, हार्ट साउंड को मापता है। ठीक है ना, कौन साउंड होती है, यह होती है लब डब। ठीक है ना, अब ये जो हार्ट साउंड होती है क्या होती है, यह क्या पूछ रहा है आपसे, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह क्या करता है, ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है, ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर। यहां पे क्या बोलेंगे आप, साउंड
रिफ्लेक्शन, ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ओके। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हृदय की ध्वनि सुनने का यंत्र कौन सा है, तो हृदय की ध्वनि को सुनने का यंत्र कौन सा है, स्टेथोस्कोप है। यह ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, ठीक ना। चलो, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज ए फाउंटेन पेन वर्क, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। देखो आपने सिद्धांत पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, केशिकात्व, क्या पढ़ा होगा, केशिकात्व। ठीक है ना। इसमें क्या पढ़ा होगा आपने कि क्या है, केश नली होती है, केश नली क्या होती है, इसके द्वारा क्या है, इसके द्वारा क्या है, द्रव जो है क्या नीचे से ऊपर चढ़ता है। जैसे लालटेन होती है, लालटेन, लालटेन होती है ना, तो आप देखते हैं कि लालटेन क्या है, लालटेन की जो बत्ती होती है, लालटेन क्या होती है, बत्ती वो मिट्टी के तेल यानी केरोसिन ऑयल में डूबी रहती है और क्या है, उसके सहारे क्या है, मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ता है। इसी पर क्या है, आप कोई कपड़ा लीजिए, उसे उसका एक किनारा पानी में डाल दीजिए, तो आप देखेंगे कुछ देर बाद क्या है, पूरा कपड़ा गीला हो जाएगा। ओके, ठीक है ना। तो इसके तमाम एग्जाम्पल हैं। तो ये क्या है, केशिकात्व के सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, स्याही भरी होती है, जो क्या है, फाउंटेन पेन में जो केशनलियां होती हैं उसके सहारे क्या है, वो स्याही क्या है आपके पेन में आती रहती है और हम लिखते रहते हैं। ठीक है, चलो। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण बाय नितिन सर। आप देखिए इस बैच को, फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम हिंदी बाय नितिन सर। आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं, दिए गए नंबर से फोन करके आप नितिन सर के द्वारा पढ़ाई जाने वाली हिंदी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी हिंदी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। व्हाट इज द अर्थ डे रिलेटेड टू, व्हाट इज द अर्थ डे रिलेटेड टू, पृथ्वी दिवस का संबंध किस चीज से है, पृथ्वी दिवस का संबंध किस चीज से है। ठीक है, पृथ्वी दिवस का संबंध किस चीज से है, जल्दी बताओ, पृथ्वी दिवस का संबंध किस चीज से है। अरे भाई, अर्थ डे कब होता है, 22 अप्रैल, कब होता है, 22 अप्रैल। ठीक है ना। यह किससे है, यह आपके पर्यावरण संबंधित, किससे, पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखो, यह आपके पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है ना। चलो, ठीक है, अगला क्वेश्चन। When is National Science Day celebrated? When is National Science Day celebrated? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। देखो यह कब मनाया जाता है, बताओ, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है कब, 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। ठीक है ना। कब मनाते हैं हम लोग इसे, तो हम लोग इसे मनाते हैं 28 फरवरी को। क्यों मनाते हैं, सीवी रमन, सीवी रमन ने क्या था, इन्होंने खोज की थी, किसकी, रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट यानी रमन प्रभाव। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, उसी दिन के उपलक्ष्य में क्या है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ओके। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक फर्नेस, भारत के प्रथम परमाणु भट्टी का नाम क्या है, भारत के प्रथम परमाणु भट्टी का नाम क्या है। तो देखो आप सभी जानते हैं कि भारत में जो परमाणु अनुसंधान होता है इसका जनक किसको मानते हैं, तो इसका जनक कौन है, होमी जहांगीर भाभा, होमी जहांगीर भाभा। ठीक है ना। भारत में जितने भी एटॉमिक सेंटर हैं उनके जनक कौन है, उनके बारे में, तो होमी जहांगीर भाभा। और जो परमाणु भट्टी है भारत की प्रथम, उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है अप्सरा। आपने सुना होगा अप्सरा। अप्सरा कहाँ होती हैं, तो अप्सरा जो है देवराज इंद्र के दरबार में होती है। ठीक है ना।
और वो दिन भर क्या करते हैं, दिन भर अप्सराओं का डांस जो है देखते रहते हैं, और जब कोई राक्षस हमला करता है तो वो स्वर्ग छोड़ के भाग जाते हैं। और कहाँ जाते हैं, तो जाते हैं ब्रह्मा के शरण में, या तो विष्णु या तो महेश के, कहते हैं त्राहिमाम देव हमारी रक्षा करो। तो क्या है भैया, अप्सरा आप याद रखेंगे। तो अप्सरा क्या है, भारत की प्रथम परमाणु भट्टी का एक नाम है। डॉक्टर राजा रमन्ना नेम इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। डॉक्टर राजा रमन्ना का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? डॉक्टर राजा रमन्ना का नाम किस फील्ड से जुड़ा हुआ है? देखो तो जो राजा रमन्ना साहब जी, इनका नाम कहां जुड़ा है? इनका नाम जुड़ा है भैया न्यूक्लियर, किससे? न्यूक्लियर फिजिक्स से। किससे जुड़ा है? न्यूक्लियर फिजिक्स से, यानी नाभिकीय भौतिकी से। किससे जुड़ा है? तो राजा रमन्ना जो है एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जो नाभिकीय भौतिकी में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, राजा रमन्ना कहाँ काम करते हैं? तो राजा रमन्ना जो है नाभिकीय भौतिकी क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। Who invented zero? शून्य का आविष्कार किसने किया? शून्य का आविष्कार किसने किया? शून्य का आविष्कार किसने किया? बताओ, शून्य का आविष्कार किसने किया? तो भैया शून्य का जो आविष्कार है किसने किया था? ये किया था भास्कराचार्य जी ने। किसने किया था? भास्कराचार्य जी ने, ठीक है ना। शून्य का आविष्कार किसने किया था? भास्कराचार्य जी ने। ओके, ठीक है, तो ध्यान रखो। ओके, और आप जानते हैं शून्य किसकी देन है? तो विश्व में जो है शून्य का जो आविष्कार हुआ है तो वो किसकी देन है? भारत की देन है। सभी जानते हैं विश्व में शून्य क्या है? भारत की देन है। और भारत में कौन दिया? तो दिया किसने भैया? भास्कराचार्य जी ने। क्लियर है? किसने दिया? भास्कराचार्य जी ने, ठीक है ना। देखो नितिन सर के क्या है? नितिन सर के हैंड रिटेन नोट्स हैं। नितिन सर के हैंड रिटेन नोट्स हैं। इन नोट्स में देखिए प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, इंडियन जियोग्राफी, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी। ये देखिए आपको 1 2 3 ये सभी नोट्स जो है नितिन सर ने अपने हाथों से बनाए हैं, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं तो इन नोट्स को जो है आप ई बुक के माध्यम से परचेज कर सकते हैं, या आप इन्हें यूट्यूब पर आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे नोट्स जो है क्या नितिन सर के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। चलो, Who gave the law of working of zero? शून्य के कार्य करने के नियमन किसने दिया? शून्य के कार्य करने का नियम किसने दिया? देखो अभी आपने क्या पढ़ा कि जो शून्य है इसका आविष्कार किसने किया? तो आविष्कार किसने किया? भास्कराचार्य ने किया, भास्कराचार्य ने। लेकिन शून्य का प्रयोग कैसे किया जाए? शून्य का प्रयोग करने की विधि, शून्य का प्रयोग करने की विधि किसने ज्ञात की? तो ये ज्ञात किया था ब्रह्मगुप्त ने। किसने ज्ञात किया? ब्रह्मगुप्त ने। ध्यान दीजिएगा, शून्य के कार्य करने की विधि, शून्य के कार्य करने की विधि किसने ज्ञात की? तो शून्य के कार्य करने की विधि ज्ञात की थी भैया किसने? आपके ब्रह्मगुप्त ने। ओके, किसने ज्ञात की थी? ब्रह्मगुप्त ने, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the nutrients responsible for body formation and repair? What are the nutrients responsible for body formation and repair? शरीर की रचना एवं मरम्मत के लिए उत्तरदायी पोषक पदार्थ कौन है? शरीर की रचना और मरम्मत के लिए उत्तरदायी पोषक पदार्थ कौन है? तो आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए जो पोषक पदार्थ हैं वो कौन कौन से हैं? तो पोषक पदार्थों के रूप में अगर देखा जाए तो पहला है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, आपका मिनरल्स। ओके,
तो ये क्या है, आपके जो कार्ब्स और प्रोटीन और फैट होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं, मैक्रो यानी दीर्घ पोषक तत्व। क्या बोलते हैं इसे भैया हम लोग, दीर्घ पोषक तत्व। और जो विटामिन और मिनरल्स हैं ये क्या है, ये अब क्या है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं, माइक्रो यानी लघु पोषक तत्व। अब यहां पे ध्यान रखो आप, जो कार्बो होते हैं, कार्बो, इनकी जो डेली डोज है हमें कितनी चाहिए, इनकी डेली डोज हमें चाहिए 500 ग्राम। यानी पर डे हमको लगभग 500 ग्राम कार्बो चाहिए, करीब 80 से 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए और 30 से 40 ग्राम क्या चाहिए, फैट चाहिए। और इनकी मात्रा क्या है, हमको कितनी चाहिए, सूक्ष्म मात्रा, यानी विटामिन और मिनरल्स क्या है, हमको बहुत कम मात्रा में आवश्यक है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, प्रोटीन एक ऐसा सब्सटेंस है, प्रोटीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो किससे मिलके बनता है, तो जो किससे बनता है, तो यह बनता है आपके, यह बनता है कार्बन से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से और सल्फर से। ठीक है ना। इसका काम क्या है, तो यह हमारे बॉडी में जो होता है किसके रूप में होता है, यह हमारे बॉडी में अमीनो अम्ल के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, अमीनो अम्ल के रूप में होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा भैया, यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, प्रोटीन। प्रोटीन जो शब्द है सबसे पहले किसने दिया, तो ये दिया था वर्जीलियस ने। किसने दिया, वर्जीलियस ने। ठीक ना, ध्यान रखो, प्रोटीन शब्द किसने दिया, तो इसको दिया वर्जीलियस ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच सुगर इज मेनली फाउंड इन स्वीट फ्रूट्स एंड हनी। मीठे फलों में और शहद में मुख्यतः कौन सी शर्करा पाई जाती है। मीठे फलों में और शहद में मुख्यतः कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो देखो, मीठे फलों में आप सभी जानते हैं फलों की शर्करा कौन सी होती है, तो फलों की शर्करा कौन सी होती है, फ्रक्टोज। ठीक है ना। फ्रक्टोज क्या है, तो फ्रक्टोज एक मोनोसेकेराइड है। क्या है, एक मोनोसेकेराइड है। ठीक है ना। तो ये क्या होती है, ये फलों की शर्करा है और कौन सी होती है, शहद में भी होती है। ठीक है ना। तो फलों की शर्करा और शहद की शर्करा किसे बोलते हैं, फ्रक्टोज को। ध्यान रखो, यह क्या है, एक मोनोसेकेराइड है और क्या करती है, इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करती है। क्या करती है, इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर इन डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर में कितने कार्बन होते हैं। देखो, डीऑक्सीराइबोज शुगर किस में होता है, यह होता है डीएनए में। किस में होता है, तो यह होता है डीएनए में। और ध्यान रखो, डीएनए में क्या होते हैं, डीएनए में 4 बेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। अब देखो, डीएनए जो होता है ना, तो इसमें कितने कार्बन होते हैं ये पूछता है। तो डीएनए में क्या होता है, 5 कार्बनीय श्रृंखला होती है। क्या होती है, 5 कार्बनी। कितना होता है, 5 कार्बन। कितने होते हैं, तो इसमें होते हैं कितने, 5 कार्बन। ओके, डीएनए क्या है, तो डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक अम्ल है। और यह क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल यानी एक आनुवांशिक पदार्थ है। क्या है भैया, एक आनुवांशिक पदार्थ है जो क्या करता है, जो माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। ठीक है ना, माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। चलो, व्हाट टाइप ऑफ शुगर इज लैक्टोज। लैक्टोज किस प्रकार की शर्करा है, लैक्टोज किस प्रकार की शर्करा है। देखो, लैक्टोज क्या है, तो लैक्टोज जो है दूध की शर्करा है। किसकी शर्करा है, लैक्टोज जो है दूध की शर्करा है। ठीक है ना। यह कैसी शर्करा है, तो यह डाइसेकेराइड है। क्या है, डाइसेकेराइड है। ओके, यहां पे लिख दे रहे हैं हम, डाइसेकेराइड है। ओके, ध्यान रखो। ठीक है ना। तो दूध मीठा क्यों होता है, दूध मीठा क्यों है, लैक्टोज शर्करा के कारण। ठीक है ना। ओके, दूध क्यों मीठा होता है, तो वह लैक्टोज शर्करा के कारण ही मीठा होता है। ओके, चलो भैया
तो आज हमने फिर 265 क्वेश्चंस को हल किया। अब हम अगले सेशन में 265 से आगे बढ़ेंगे, आपकी श्रृंखला भी चलेगी, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है इन प्रश्नों को करने में आपको आनंद आ रहा होगा, वन लाइनर के फॉर्मेट में, ठीक है ना। वन लाइनर के फॉर्मेट में क्वेश्चन आप कर रहे हैं, आपको आनंद आ रहा होगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं कल के सेशन। फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ जुड़े हैं हमारे साथ, 1 घंटे आप समय देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर से नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक बार फिर से। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, गुड नाइट, लव यू ऑल।